बताओ बताओ। चैप्टर में सबसे बेहतरीन बात यही है, टोटली मैथमेटिक्स है। साइन 2x का इंटीग्रेशन पता है किसी को? माइनस के cos 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? हालांकि बात में तो ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ बस लगभग अनुमान लगाने के लिए, वरना जब चैप्टर एंट्री करेगा, जब मैं तुम पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं निकाले से ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि बायो वाले लोग भी हैं, उसका ध्यान रखा जाएगा। पर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की स्पीड उनमें ज्यादा होगी जो इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, उनमें थोड़ी सी कम ही होगी जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा जिन लोगों ने। देखो तो सबसे पहले चैप्टर का मैप लिखने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट काम की बात है, पहले इन्हें सेट कर लो। या फिर अल्टरनेटिंग करंट कहते किसको है? डीसी करंट में और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली काम की बात यही है, डीसी करंट जो सीधे चलता है बैटरी वाला करंट, और अल्टरनेटिंग ये वाला जो हमारी मशीनों में इस्तेमाल होता है, ये वाला ज्यादा पावरफुल है, इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करा सकते हैं, इससे बड़ी बड़ी मशीनें चला सकते हैं, ये जनरेटर से बनाया जाता है। जबकि डीसी करंट भी मतलब बनता है ऑब्वियसली उसी से बनता है, पर थोड़ा सिस्टम अलग है, स्टोर हो सकता है, छोटी मशीनों को चला सकता है, एज कम्पेयर टू एसी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता डीसी करंट। तुम्हें एसी करंट के बारे में बस ये नहीं पढ़ना है, तुम एसी करंट को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा नहीं बहुत बेहतरीन डिटेल में पढ़ोगे। इस चैप्टर में तुम्हें एक बात पढ़ने को मिलेगी, मतलब मैंने जब पहली बार उस चीज को लाइफ में देखा मैं थोड़ा सा दंग रह गया। एक रिमोट कंट्रोल कार, मुझे जैसे तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हें आज तक इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि यार यहाँ बटन दबा के वो क्या चल जाती है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी हाई होने के बावजूद भी तुम लोग आज भी जवाब नहीं दे सकते कि वायरलेस कनेक्शन काम कैसे करते हैं। मतलब मैं यहाँ टच करूंगा और वो चीज चलने लग जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं तुम बहुत सारी तगड़ी बातों को जानोगे। सबसे मेन तुम इसका जानोगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि रेडियो सिग्नल्स जो काम करते हैं हम लोग, तो तुम लोगों ने रेडियो इस्तेमाल किया किसी ने, मतलब फोन का, कभी भी किसी भी चीज का, तो उसका वो एक नोब होता है, पहिया सा, पहिया घुमाने से वो सिग्नल पकड़ेगा, गाने सुनाई देते हैं। आखिर वो काम कैसे करता है, मतलब कैसे कहीं के सिग्नल हम तक आ जाते हैं, कैसे सिग्नल को बदलने से अलग अलग चैनल पे पहुंच जाते हैं, मतलब एक बहुत तगड़ा सिस्टम है। और ये सब कुछ अल्टरनेटिंग करंट में, मतलब हम लोग अगर सोच के देखें तो चैप्टर का नाम करंट है, पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में पर बहुत बाद में। सबसे पहली बात कुछ बेसिक बातें लिखें, उसके बाद मैप लिखना है। सबसे पहली बेसिक बात, अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस its direction continuously, its direction continuously, ठीक है, जो अपने डायरेक्शन को लगातार बदले, पॉजिटिव नेगेटिव लगातार पलट के हो जाए, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि तुम लोगों ने कुछ 2 दिन पहले देखा था, उसका एग्जांपल बहुत सारे देखे थे। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे ये वाला कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। और अगर इसी के साथ में मैंने तुम्हारे सामने ये भी लिख दिया कि भाई बता, ध्यान से देख के बताइए, ये वाला कौन सा करंट है? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला कौन सा करंट है? डायरेक्ट, या पॉजिटिव ही हो या फिर नेगेटिव ही हो, ये दो और डायग्राम, 1 2, अगर लगातार डायरेक्शन बदल रही है तो अल्टरनेटिंग करंट है। इसको थोड़ा अच्छा कर देना चाहिए। ये कौन सा करंट है? ये वाला, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, उसका अगर लगातार। अगला, ये वाला कौन सा करंट है? ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। कुल मिला के जो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वो सारे के सारे अपने आप में अल्टरनेटिव करंट माने जाते हैं। सबसे पहली काम की। उसके बाद में दूसरी काम की बात, अच्छा दूसरी काम कराने से पहले, ये सब तुम लोगों के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। तो डेरिवेशन में कर रहा हूँ, कोई इजी है, समझ में आती है, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम कॉपी वाली पढ़ो, तुम पेपर वही करके आते हो, पर उन्हें आदत है किताब की छपी भाषा को देखने की, और एक हैबिट बना रखी है कि भाई 12th में मुझे 50 में से 32-35 से ऊपर नंबर किसी को नहीं देने, 80 में 50-55 से ऊपर किसी को नहीं देना, और ये हर सबके साथ हो रहा है। पर बात हम समझ जाते हैं, ठीक है, कलाज नहीं समझते, उनके लिए तो सीधी सी बात है, नंबर कम तो कम ही है, बालक नहीं पढ़ रहा है। अब ना कौन बताया कि थोड़ा बहुत दोस्त कहीं और भी है, मिक्स सब आता है, और तुम ज्यादा इस बात का प्रेशर मेरे ऊपर रहता है फिर। क्या, चलो देखते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले काम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन को बदलेगा, उसे ग्राफ में तुम्हारे सामने दिखाए, तारे पे ग्राफ ये है, ये बस ये एरो बना होता है, स्लैश है, कुछ उसमें अगली काम क्या, ध्यान से वो सुने। में से कोई भी व्यक्ति मुझे ये बता सकता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोटा मोटा I इक्वल टू क्या होता है? किसी को इस बात में कोई डाउट तो नहीं है ना? I इक्वल टू में Q अपॉन में T,
और कल को अगर मेरी दिमाग में थोड़ी सी पहल करी तो मैं इसको लिख दूंगा डी क्यू अपॉन में डी टी। किसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। अच्छा, एक बहुत तगड़ी और बढ़िया सी चीज इसके अंदर, तो छोटी सी बात है वैसे तो। करंट की पहली बार यूनिट बता दो क्या होती है, कूलम पर सेकंड, और फेमस वाली क्या होती है इसकी यूनिट, एम्पियर। मैं तुम्हें बहुत छोटा सवाल पूछता हूं कि अगर मुझे यहां से, बहुत छोटा सवाल है, चौथा पॉइंट मान के लिख रहा हूं तो कुछ भारी बात होगी आगे जाके पक्का। डी क्यू की वैल्यू बताओ, डी क्यू की वैल्यू, यहां से डी क्यू की वैल्यू बता दें एक बार। मल्टीप्लाई भेजो तो बन जाएगा आई डॉट डी टी बराबर के कितना, डी क्यू। और डी क्यू का मतलब होता है छोटा चार्ज। अगर मुझे चार्ज को इकट्ठा करना, टोटल चार्ज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डी क्यू यानी कि छोटा चार्ज है, मुझे डी क्यू से क्यू में कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे चार्ज को मिला के बड़ा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई, सीधी बात है, डीएक्स को एक्स में कैसे लाओगे, इंटीग्रेट करके। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। तो बेसिकली मैं तुमसे पूछता हूँ कि डी क्यू यानी छोटा सा चार्ज है, अगर इसको इकट्ठा करेंगे मतलब टोटल करना तो क्या करेंगे मतलब इंटीग्रेट। डी क्यू का फॉर्मूला आई डी टी है, इंटीग्रेशन लगा दो क्योंकि मैंने डी रखा है फिलहाल, तो मेरी बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लीव दिस, लीव मतलब लीव। अच्छा, इसमें अगली काम की बात, सबसे पहले सब लोग मुझे ये बता सकते हैं कि एवरेज कैसे निकलता है किसी भी नंबर का एवरेज। जैसे कि अगर तुम्हें अपने स्कूल के नंबरों का एवरेज निकालना, नंबरों का एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल नंबर होगा सम और अपॉन में कितने नंबर थे, भाई सभी सब्जेक्टों का प्लस करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे। तो वैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि भैया मुझे एक बात बता दो यार, करंट का एवरेज कैसे निकलेगा, करंट का एवरेज, मुझे अगर एवरेज करंट चाहिए तो वो कैसे निकलेगा। अगर तुम लोग इस बात का जवाब मुझे नहीं दे सकते तो मैं दे देता हूँ, उस बात में हम बदले रहे हो कुछ नहीं। अगर तुम्हें करंट का एवरेज निकालना तो सीधी सीधी बात है, टोटल चार्ज अपॉन में, टोटल चार्ज अपॉन में नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम। जैसे कि भाई करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम है, अगर एवरेज निकालना है तो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम रखेंगे। अच्छा, इसी बात को वापस से लिखता हूं, ध्यान से देखना, अगर करंट का एवरेज निकालना है तो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब होता है dt का इंटीग्रेशन, टाइम का टोटल करना, और टोटल चार्ज का मतलब क्या है, dq का इंटीग्रेशन, मतलब चार्ज को टोटल करना। इंटीग्रेशन मतलब ही क्या, चीजों को जोड़ना कुल मिला के। तो अगर टोटल टाइम यानी कि dt का इंटीग्रेशन और टोटल चार्ज यानी कि dq का इंटीग्रेशन। मैं तुमसे साफ साफ बस ये बोलूंगा कि भाई एक छोटी सी बात बता दे कि dq का इंटीग्रेशन की जगह पे क्या रखेगा, इंटीग्रेशन आई dt। तो ये अपने पास में किसी भी करंट का एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तुम लोगों की बुद्धि इस चीज को कुछ और देख सकती है, पर मेरा दिमाग इसको आज भी वही पढ़ता है जो मैंने तुम्हें पहले बताया। ये लिखा है चार्ज अपॉन में टाइम, और इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। ये आज भी डी क्यू अपॉन में डी टी है, ये टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम लिखा हुआ। पहले इस बात को सेट रखें, एक ही बात स्टेप बाय स्टेप बता दो। भाई एवरेज निकालने का सिस्टम क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो मैंने चार्ज का टोटल किया, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो टोटल को बताता है, मतलब जोड़ना है। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, चार्ज की जगह पे रखा आई डॉट डी टी और अपॉन में डी टी। पहले इस बात को सेट रखें, हालांकि आगे कुछ काम होगा तभी समझ में आएगा, अभी समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लिख लो। सबसे पहली बात, करंट कहते कैसे, जो लगातार डायरेक्शन को चेंज करे। करंट में फॉर्मूला बनता है डी क्यू अपॉन में डी टी। यहाँ से अगर कभी डी क्यू को जोड़ने की बारी आ जाए तो कुछ इस तरह से जोड़ देंगे, और एवरेज निकालने के लिए कुछ ये वाला सिस्टम है। एक बहुत काम की चीज, काफी ज्यादा काम की चीज। आई एवरेज को लिखने के 3 सिंबल होते हैं, एवरेज को लिखने के। में से किसी को सिंबल पता है क्या, एवरेज को शॉर्ट में लिखने के? जैसे फैक्टोरियल का साइन क्या होता है, फैक्टोरियल का ऐसे डॉट। रूट का सिंबल क्या होता है, इस तरह से। पाई का सिंबल हाँ सबको पता है, ये वाला सिंबल। ए का सिंबल ये इस तरह से। तो वैसे करके एवरेज के सिंबल होते हैं। एवरेज का सबसे पहला सिंबल ऑब्वियसली ये जो लिखा है एबीजी, करंट का एवरेज। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट आई, ये भी यही है, ये जो ये चिमटे वाले जो मुंह है ये भी ब्रैकेट वही है, एवरेज ही है। और ये वाला ये भी एवरेज ही है, ठीक है। इसके ऊपर अगर बार लगा दिए तो सब एवरेज है। ये सभी के सभी एवरेज के सिंबल है, पहले इस बात का ध्यान रखें। मतलब कल को मैं ए बी जी की जगह पे ये लगा दूं और ये लगा दूं तो एक ही बात है। मैं क्या प्रेफर करूंगा, ऑब्वियसली ये वाला, एक छोटा सा लेटर सीधे ऊपर बनता। तुम लोगों ने शायद पहले कभी देखा होगा एक्स बार के नाम से। पहली मोटी मोटी बात ये कि अल्टरनेटिव करंट कैसे कहते हैं, डायरेक्शन बदले। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम एंड डी के अपॉन में dt। अगर डी को निकालना है तो आई इंटू डी टी करना तो टोटल चार्ज आ जाएगा। और एवरेज निकालने का तरीका,
टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। और सबसे मेन बात, तुम्हें इसमें से भी कुछ नहीं पता, तुम नहीं जानते तुम्हारे सामने क्या चल रहा है, जब तक मैं तुम्हारे सामने इस कहानी को खुल के नहीं रखूंगा तो मैं फिलहाल बिल्कुल नहीं रखूंगा। पहले बार ध्यान से सेट करें। एवरेज तुम्हें बहुत सारी अच्छी कहानी, बहुत सारी अच्छी घटनाओं को दिखाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मैथमेटिकल रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, जो चीजें इसके बाद तुम्हारे सामने स्टार्ट होंगी। मुझे चैप्टर में, जीवन में, मतलब फ्रॉम द डे वन, जब से मैंने पहली बार पढ़ा था तब से लेके आज तक कभी कोई डाउट ही नहीं आया, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं ऐसा। ध्यान से देखना, अपने आप ही देख सीख जाओगे। खैर, सभी लोग चैप्टर का मैप लिखें। चैप्टर मैप, उसमें और भी खतरनाक बात बता सकता हूँ, तो पहले वही बता दूं मैं, मतलब बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट है, उनको बाद में रखते हैं वैसे चैप्टर के एंड में, पर आज मन बदल रहा है तो पहले ही रखती हूँ सारी बातें। लिख ले पहले। 7, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एक डंडा बड़ा, एक डंडा छोटा, मतलब कुल मिला के ये वाला सिंबल बैटरी का पाया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे नाम के एस को लिटा दो, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल। उसके बाद में अगली काम की चीज, 8वां पॉइंट ये कि अल्टरनेटिंग करंट, तुम लोगों ने सुना है करंट नापने की 2 मशीनों के बारे में बताएंगे, एक तो अमीटर और एक वोल्ट मीटर। अमीटर क्या नापता है करंट, और वोल्ट मीटर क्या नापता है वोल्टेज। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस भी यहाँ पे ही है, तुमने आधा पढ़ा है। अमीटर और वोल्ट मीटर बस डीसी करंट नापते हैं, अल्टरनेटिंग करंट नहीं नाप सकते। जो आज तक हमने जहां पर भी लगाए हैं बस डायरेक्ट करंट को नापने में काम आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को नापने के लिए इट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर अमीटर। कुछ है एक और मशीन, नाम उसका अमीटर ही ऑब्वियसली, कि उसका ये हॉट वायर लगाना, हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर, इसके द्वारा नापा जाता है। हालांकि जो वोल्ट मीटर हम लोगों ने पहले पढ़े, अमीटर वोल्ट मीटर, उनका मेन काम बस डीसी करंट को नापना होता है। अगर एसी करंट नापा जा रहा है तो उसके आगे हॉट वायर वर्ड का इस्तेमाल करो। किस टाइप की मशीन है वो तुम देख लोगे, पर छोटी सी बात है, काम की बात है, लेकिन है ना एक्सेप्शनली, मतलब कि छोटी मोटे पॉइंटों को याद कर पाना, इसलिए पहले देख लो, याद हो ही जाएंगे अपने आप ही। हाँ, डे 1 की स्टार्टिंग में तुम लोगों ने क्या देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट वायर मीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर। ठीक, हाँ, ओम्स लॉ, सारे लॉ सब वैलिड है, पर नहीं, ओम्स लॉ कच्चा पड़ जाता है जब लोग इसमें आ जाते हैं, डीसी में, एसी में आ जाते हैं, तब तुम्हारे सामने कुछ नए पैतरे खुलेंगे और बेहतरीन खुलेंगे, मतलब मजा आते हैं चैप्टर में। हाँ, लिख दिया ना ये पूरा, रुक गया। मेरी स्पीड ज्यादा है क्या लिखने की? अच्छा, हाँ भाई, ठीक है, सुने ध्यान से। सभी लोग चैप्टर का मैप लिखेंगे। चैप्टर के मैप में प्राइमरली बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे होते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये वाला चैप्टर का मैप कुछ पुराने वाले मैप से साउंड करेगा। चैप्टर नंबर 3 के मैप से वो आया ही नहीं था एक पन्ने में, मैं नीचे तक लिखा था 11 12 13 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या वो सुने। सबसे पहले तुम सभी को निकालना है एवरेज करंट की वैल्यू, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट। इसमें 2 टाइप के डिवीजन पढ़ोगे सबसे पहले, एक तो पढ़ोगे फॉर फुल साइकिल, एक पढ़ेंगे फुल साइकिल, दूसरा पढ़ेंगे हाफ साइकिल। ठीक है, इसको ध्यान से देखना पहले, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट पूरे साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए।
उसके बाद तुम्हारे पास जो दूसरा पॉइंट निकल के आएगा दैट इज आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्ट, वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्ट, करंट एंड वोल्ट। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ये शायद तुम लोगों ने कभी गलती से सुन लिया 11th क्लास में, तो काफी अच्छा होगा। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वहां पे आता था, ठीक है। हम लोग नया सीखेंगे, सब लोग सीखेंगे, और भी सबको पता नहीं है कि क्या चीज थी, और कनेक्शन नहीं है। अगर तुमने 11th नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आरएमएस वैल्यू को बस मोटा मोटा समझ लो। जो ये जो पावर प्लांट होते हैं ना, इनमें बनते हैं लगभग 311 वोल्ट बैटरी के, हम तक पहुंचते 220 वोल्ट, लगभग 90 के आसपास वोल्टों का नुकसान होता है, ऐसा मान के चलो। 311 वोल्ट बने होते हैं, जो हम तक पहुंचते हैं वो आरएमएस करंट है, आरएमएस वोल्ट है। तो बनते हैं वो पीक करंट और पीक वोल्ट है। दो वर्ड इस्तेमाल करे मैंने, पीक वोल्ट और पीक करंट, जो प्रिपेयर किया गया और जो हम तक पहुंचा वो आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्ट। हम लोगों ने अपने जीवन में आज से पहले जितने भी करंट के सवाल करे हैं, उन सभी में आरएमएस करंट का इस्तेमाल किया है। कैसे ड्राइव होगा फॉर्मूला ध्यान से देखना, 220 वोल्ट को सेट करूंगा मैं और वो 311 में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ तगड़ा सही है। अच्छा, इसमें आरएमएस वोल्ट और करंट में सबसे पहले बार इसको पढ़ोगे मोटा मोटा, और फिर इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक मेथड जानोगे, क्वेश्चंस और उनको ट्रिक से सॉल्व करना। क्योंकि जब तुम इसे करोगे तब तुम अपने आप में सोचोगे इतना खतरनाक टॉपिक है, अगर सवाल आ गया पेपर में तो तुम्हें ट्रिक देखनी है उसके में। उसके बाद में तुम्हारे पास चैप्टर के अंदर तीसरा पॉइंट निकल के आएगा, दैट इज टू लार्ज, बहुत ज्यादा। टॉपिक का नाम सुने। सबसे पहले तुम सभी को समझना है रजिस्टर, जब उसमें एसी करंट आएगा तो कैसे बिहेव करेगा रजिस्टर। दूसरा तुम्हें समझना है, इसी के अंदर लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा नहीं दिखेगा तुम्हें। फिर तुम्हें समझना है इंडक्टर, इंडक्टर में जब एसी करंट जाता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, कैसे काम करेगा। क्योंकि आज से पहले सभी में एसी करंट नहीं गया है, एसी करंट के टाइम पे इनके फॉर्मूले थोड़े से अलग होंगे, कुछ नई कहानी होगी, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा एक और बचा, कौन सा डिवाइस रह गया, कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इसमें अगर एसी करंट जाएगा तो इसका क्या सिस्टम है। उसके साथ साथ पहली बार शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन देख लें सभी का। रजिस्टर को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है आर, इंडक्टर का तरीका क्या है एल, और कैपेसिटर का तरीका क्या है सी। हमारे पास में पहला टॉपिक रजिस्टर में जब एसी जाएगा, इंडक्टर में जब एसी जाएगा, कैपेसिटर में जब एसी जाएगा। उसके बाद में अभी और भी है। अगला, जब रजिस्टर और इंडक्टर दोनों में एसी जाएगा तब कैसे करके फॉर्मूला क्रिएट होगा, कुछ पढ़ना मतलब कुल मिला के। उसके बाद अगला, जब इंडक्टर में और कैपेसिटर में जाएगा, मैं सारे कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ए के साथ बी, बी के साथ सी, ए के साथ सी, सारे के सारे। जब रजिस्टर और कैपेसिटर का कनेक्शन होगा तब कैसे काम करेगा, जब रजिस्टर कैपेसिटर का कनेक्शन है उसके बाद में। और तीसरा अंतिम केस कौन सा होगा, जब तीनों ही मिल जाएंगे, जब रजिस्टर, इंडक्टर, जब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों मिल जाएंगे अल्टरनेटिव करंट जाने पर, तब क्या होगा। हमें इसके अंदर टोटली 1 2 3 4 5 6 7 बातें पढ़नी है तीसरे पॉइंट में, और सातों अपने आप में बड़ी ही है, छोटी कोई सी भी नहीं, ध्यान रखना। एक सबसे काम की बात जो तुमने नीचे लिखा है LCR, एल माने इंडक्टर, सी माने कैपेसिटर, आर माने रजिस्टर। इसी कहानी को तुम चौथे पॉइंट में बढ़ाओगे और जिसका नाम होगा LCR सर्किट। मैंने नीचे लिख दिया, शायद नहीं लिखा, LCR सर्किट। हम लोगों को चौथा पॉइंट ये समझना। अच्छा, जो समझना क्या पहले वो समझने, सबसे पहले थ्योरेटिकली कुछ बातें कवर अप करनी है जो कि मैं शायद पहले वाले पड़ाव में कर लूंगा, लेकिन चौथे पड़ाव को लिखने का मेन रीजन है सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने हैं। न्यूमेरिकल्स देखोगे तब जाके जो पुराना LCR है वो समझ में आएगा कि आखिर है क्या चीज। तीनों कैपेसिटरों को, तीनों चीजों को, तीनों डिवाइस को मिलाने पर कुछ सर्किट बनेगा और उसी सर्किट से हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। इसीलिए अपने पास में जो अगला टॉपिक होगा इसके दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर उसमें क्वालिटी फैक्टर नाम का एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद में क्वालिटी फैक्टर, कि कब किसकी क्वालिटी कितनी हाई लेवल की होगी, ठीक है। छठवां पॉइंट तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, हल्का सा ये मतलब कुछ ऐसा लिखा है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, बस न कर हल्का फुल्का पढ़ाना है। पर कभी भी अपनी किताबों की बातों का भरोसा ना करें, तो छोटा मोटा बोल देना कंसेप्चुअल आइडिया, मतलब पूरा देगा टॉपिक, कंसेप्चुअल नहीं देगा, वो बस कहने सुनने की बातें होती हैं। हमेशा पूरा टॉपिक ही मिलेगा। तो अगला टॉपिक का नाम है LC ऑसिलेशंस, LC ऑसिलेशंस, ठीक। इसमें जब तुम्हें पूरा डायग्राम, पूरा सिस्टम उतार रहे हो, मतलब मैप लिखा तुमने, तुम लोगों को सभी को एक काम और करना है,
ये 1 से लेके 7 तक जो टॉपिक है, सातों के साथ में एक ऐसे लाइन खींचे और इसमें लिखे तुम्हें सीखने पड़ेंगे डायग्राम। दो डायग्राम अपने पास में, एक तो होगा फेजर डायग्राम, और एक होगा वेव डायग्राम। दो डायग्राम पढ़ने इसके अंदर, फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम। इन सभी सातों के अंदर, सात में तो नहीं पढ़ोगे वैसे प्राइमरी 4 में ही पढ़ोगे, पहले, दूसरे, तीसरे और आखिरी वाले में। इन 4 में फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम, ये दो डायग्राम और सीखने होंगे इस तीसरे वाले पॉइंट में। तो कुल मिला के अगर चैप्टर के वेटेज की परसेंटेज को नापा जाए तो अराउंड 70% ये वाला हिस्सा है, बाकी सारे 10-10-10 लिख लें। ये मोटे मोटे 6 टॉपिक है। हाइट, मैं सबको ऐसा महान विद्वान है कि सब ये तो मैं बहुत पहले से पढ़ चुका हूं, ये तो मैं रोज सुनता हूं, शब्द ही नहीं सुनोगे। हर अगले चैप्टर में आने वाली बातें नए शब्दों का उजागर होंगी, तुम पुराना कोई शब्द नहीं जानते, मैच नहीं कर सकते चीजों को। वैसे 7वां पॉइंट हुआ करता था ट्रांसफॉर्मर, मतलब क्या आवश्यकता है उसका। अच्छा एक बात और, अरे फेज के पेपर में 5 सेक्शन आते हैं, 5 पहले में 16 एमसीक्यू होते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में होती है 2 केस स्टडी, सेक्शन सी में होते हैं 3 सवाल, इनमें होते कुल 6 होते हैं, और में होते हैं 1 सवाल अगला और, अगले में अगला और, अगले में अगला और। उसमें एक न्यूमेरिकल एलसीआर में पक्का है, कंफर्म है। बस कोई फायदा नहीं है बातों को पहले बोलने का, जब तक सिलेबस नहीं निपटता, जब तक सिंपल ही करोगे, प्रैक्टिस नहीं, तब तक कोई बेनिफिट नहीं चीजों को कहने का। खैर ध्यान से बात सुनो, ये लिख लिया ना सब, ठीक है। का नाम डालते हैं, एवरेज करंट, अल्टरनेटिंग करंट है ना, एवरेज एसी फॉल फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए करंट एवरेज निकालना कितना होगा। फुल साइकिल का मतलब ये करंट ऊपर गया फिर वापस आ गया, एक चक्कर फुल साइकिल, वापस ऊपर गया फिर आ गया 2 चक्कर। फुल साइकिल में कितना ऊपर गया उतना लौट के आ गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एवरेज करंट फुल साइकिल 0 होता है। अब मुझे इस बात को ड्राइव करके बताना है कैसे क्या स्टार्ट होगा, किस से डेरिवेशन करेंगे, वो सब बहुत काम की चीज है। सबसे पहली बात, सभी लोग एक छोटा सा डायग्राम सेट करो अपने सामने। जैसे कि हमारे पास में ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये वाला पॉइंट होता है 0, ये वाला पॉइंट कितना टाइम है, ये वाला t/4, ये वाला कितना है t/2, ये वाला कितना पॉइंट है 3t/4, और ये वाला कितना है 4t/4 यानी कि 4। कुल मिला के तुम मुझे कुछ बातें बता दो, 0 से कहां तक पूरा चक्कर लगेगा, 0 से t तक फुल चक्कर है, आधा चक्कर कहां तक है, 0 से t/2 तक आधा चक्कर है, और 3/4 चक्कर कहां तक है, 0 से 3t/4, और 25% चक्कर कहां तक है। मैं तुमसे कंसीडरेशन करवाऊंगा फुल साइकिल, यानी कि 0 से t तक करंट को लेकर जाऊंगा, मैं सॉल्व करूंगा, जैसे भी करूंगा वो बात तुम्हें समझ में स्टार्ट होगी अभी आना। रुक जाओ, पहली बात समझ लें, फुल साइकिल का मतलब कहां से कहां जा रहे हैं, 0 से t। हाफ का मतलब कहां से कहां जाएंगे, 0 से t/2। इस बात को पहले दिमाग में सेट करें। इस t को भी पढ़ा देता हूं। पहली बात ये बताओ, करंट सीधे बढ़ रहा है कि घूम रहा है,
और घूमते टाइम पे स्पीड का वैसे सिंपल फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन रोटेशन के टाइम पर पहली बात तो ये v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड का फॉर्मूला। लेकिन अगर यही बात रोटेशन में कन्वर्ट हो जाए तो v की जगह कौन ले लेता है ओमेगा, s की जगह पे कौन आ जाएगा थीटा, और अपॉन में टाइम कभी नहीं बदलता। एक बात और, थीटा क्या चीज है कि हमारा पंखा कितने एंगल घूमा, तुम मुझे बात बताओ कि पंखे ने एक चक्कर पूरा किया कितने एंगल हो गए, एक चक्कर का बता दो 2 पाई। अगर एक चक्कर कंप्लीट करे तो एंगल हो जाएगा 2 पाई। कुल मिला के मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ओमेगा इक्वल टू में फॉर वन रिवॉल्यूशन एक चक्कर के लिए थीटा यानी कि 2 पाई अपॉन में 2। टाइम को ऊपर लेके ओमेगा को नीचे ले ले तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई अपॉन में ओमेगा। इस बात को दिमाग में सेट करेंगे, तुम्हें रखना नहीं है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वैसे ही एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला ये होता है एक चक्कर के लिए 2 पाई, और अगर टाइम निकालना पड़ जाए तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा। अब तुम मुझसे अगर ये पूछ सकते टाइम की फॉर्मूला क्यों निकाला टाइम का, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम रखा हुआ है तो मैंने टी बता दिया कि 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है। कल को मैं तुमसे बोल दूं कि t/2 है तो तुम यहाँ पर भी 2 का डिवाइड देना और यहाँ पर भी 2 का डिवाइड देना। कल को मैं तुमसे कह दूं कि t के नीचे 4 है तो यहाँ के नीचे भी 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 आना चाहिए। सबसे पहली बात इन्हें छोटी छोटी बातें सेट कर लो। हालांकि असलियत ये होती है कि इन बातों को ऐसे बताया नहीं जाता, इनमें बात लिखी जाती है वी नो दैट t इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा। अब वी नो दैट पता नहीं कितने वी नो दैट है भी और नहीं भी है, नहीं पता बहुतों को, इसलिए इस कहानी को पहले सेट रखें ओमेगा थीटा बाई टी। थीटा यानी कि कितने एंगल चला, तो अगर एक एंगल चलेगा तो 2 पाई अपॉन में टी और टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा। लीव। अब ध्यान से बात सुनो, हमें क्या निकालना है एवरेज करंट। तो अगर मैं तुमसे किताबी भाषा में अड़ जाऊं तो तुम्हें वैसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। सीधी सी बात, मैंने तुम्हें अभी लिखवाया करंट के एवरेज का फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ क्या लिखा है। इंटीग्रेशन में आई डी टी अपॉन में नीचे बोलो डी टी का इंटीग्रेशन। इसमें कौन सा करंट ज्यादा है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या आई इक्वल्स टू, इसमें करंट है अल्टरनेटिंग, तो अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो काफी अच्छा। आई इक्वल्स टू में क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट का एक छोटा सा फॉर्मूला है अगर ध्यान हो तो। अल्टरनेटिंग वोल्ट का फॉर्मूला क्या V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे करंट का फॉर्मूला वैसे वोल्ट का फॉर्मूला भी है। अगर अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्ट का फॉर्मूला V नॉट साइन ओमेगा टी। हालांकि वोल्ट का वो काम नहीं है अपन लोगों के लिए, मैं हटा देता हूँ, ठीक है भाई। ध्यान से बात समझे। पहली बात, इसमें अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कौन सी साइकिल की बात चल रही है, हाफ की फुल, यानी कि टाइम कहां से का लगाएंगे 0 से t। इंटीग्रेशन में लिमिट लगती है 0 से t। सभी लोग i की वैल्यू पुट करो और सामने i एवरेज जिसने नहीं लिखा उसकी खैर बाकी में नहीं होनी चाहिए, सामने चल रहा हर लाइन में आना चाहिए, ठीक है जी। i की जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट में dt और अपॉन में भी dt। लिमिट कहां से कहां 0 से t, 0 से t। इसमें कौन कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, इसमें क्या कांस्टेंट है आई नॉट। किसका इंटीग्रेशन होगा साइन का। अगर तुम्हें बात ध्यान से समझनी है तो उससे पहले छोटी मोटी कहानियां और बता दो। ऊपर वाला तो मैं सेट रखूंगा, ऊपर वाला है आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। और अगर मैं कभी कभी 0 से t ना लिखूं तो सीधी बात है कि मेरा मन नहीं था लिखने का, वो बड़ी चीज नहीं है। तुम लोग मुझे dt का इंटीग्रेशन तो बता ही सकते हो कम से कम। dx का क्या होता है x, dq का q और dt का इंटीग्रेशन t। और t में लिमिट कहां से कहां पुट होगी 0 से लेके t तक। मैं तुम्हें मोटी मोटी बात एक भी बोल देता हूं कि मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करवा रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ खास पढ़ा नहीं रहा हूं। क्वेश्चन है बस सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन आना चाहिए हल्का फुल्का। इसमें क्या पुट करेंगे t और t माइनस में क्या करेंगे 0। ऊपर वाला इंटीग्रेशन में फुर्सत में करूंगा इसलिए अभी नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे वाले खेल को निपटाया। आई एवरेज इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन में आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट में dt और अपॉन में इसमें जब t पुट करेंगे तो t माइनस के 0। t माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुल मिला के वही आ जाएगा। मैं इस पूरे सिस्टम को हटा देता हूं जहां पे लिखवाया। तो अपने पास में अभी तक जो चीज आ चुकी है पहले उसको ध्यान से देख लें। अभी तक आया है आई एवरेज इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन में आई नॉट साइन ओमेगा टी
डॉट डी टी, और नीचे आ चुका है टी माइनस के 0 यानी कि टी। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है इस जगह पर। इसको करने से पहले सभी लोगों के लिए एक छोटी सी बात, जैसे इंटीग्रेशन लिखा हो sin 2x डॉट dx, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के cos 2x, और नीचे का निकल के आ जाएगा 2, तो आ जाएगा माइनस के cos 2x अपॉन में 2। वापस से अगर मेरे सामने लिखा होता sin 3x का इंटीग्रेशन करो, कौन सा क्या बनता, माइनस के cos 3x, और अपॉन में क्या आ जाएगा t। इंटीग्रेट करने का सिंपल सा उसूल है कि अंदर वाले फंक्शन को नीचे डिवाइड में लेते हैं। तो लोगों को एक चीज का अंदाजा और नहीं है, फिलहाल बता दूं, तुमने अपने सारे चैप्टर इसी फॉर्मेट पढ़े हैं, फॉर्मेट में कि तुम वो पढ़ चुके हो जो बाद में आएगा। जैसे कि तुम में से बहुत से लोगों के स्कूल में भी इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, पर फिजिक्स का चैप्टर 7 आ जाएगा, तो जैसे ही वो आएगा लोगों का सबसे पहला वर्ड ये होगा कि तुमने ये तो मैं तो पढ़ लिया होगा। जिन्होंने अभी तक वर्ड सुने नहीं है, चैप्टर 7 के आने में पक्का सुनेंगे इस चीज को कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन, जिन्हें आता है वो चल के बता देंगे, जिन्हें नहीं आता है तो चल के सुन लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास में। तो पहले इस बात को समझो कि इंटीग्रेट करने का तरीका, अगर तुम इस तरीके को समझ जाओ तो सीधी सीधी बात में सवालों के जवाब दें। आई नॉट बाहर है इंटीग्रेशन में, साइन ओमेगा टी डॉट में डी टी, लिमिट 0 से टी है, मैंने लगाई नहीं है, उसकी दिक्कत मत लो, तुम लोग मुझे बस ये बता दो, आई नॉट बाहर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, और नीचे कौन आएगा ओमेगा, यानी कि आंसर निकल के आएगा माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। अब डाल दो लिमिट कहां से कहां चल रही है, 0 से टी, मैंने लिमिट को 0 से टी डाल दिया, पर नीचे का टी भूल मत जाना, नीचे टी भी चल रहा है। इसमें पहले क्या पुट करेंगे टी, और फिर क्या पुट करेंगे 0। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, माइनस खाने का तरीका पता किसी को, लिमिट को पलट दो, मतलब अगर नीचे का 0 ऊपर और ऊपर का टी नीचे ले आए तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस खत्म कर लेते हैं। अगर हम लोग इस माइनस को उड़ा दें तो अपने पास में जो चीज बन के आएगी वो ध्यान से देखना। अगर इस माइनस को उड़ा दें तो आई एवरेज इज इक्वल टू में आई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, लिमिट जा देगी टी से 0, और उसके नीचे आएगा टी। सभी लोग एक करके सारी वैल्यूज पुट करें। पहले तो आई नॉट बाहर है, इसमें पहले क्या पुट होगा, टी की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे, और फिर क्या पुट करेंगे टी। तो हमने सबसे पहले कॉस ओमेगा इनटू में 0 अपॉन में ओमेगा, माइनस के कॉस ओमेगा इनटू में टी अपॉन में ओमेगा, इसमें पहले टी पुट करा। उसके बाद में इसके नीचे तो टी चल ही रहा है, उसमें किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ओमेगा इनटू में 0, तो अंदर बनेगा cos 0। इन दोनों के नीचे एक पहले से क्या रखा हुआ ओमेगा, उसको एक बार लिख लें, दो बार लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। आई एवरेज इज इक्वल टू में आई नॉट, यहां बन चुका cos 0 माइनस के cos 0 माइनस के cos ओमेगा टी, और अपॉन में ओमेगा, उसके नीचे टी है, यानी कि इसको टी ओमेगा लिख लो, छोड़ो टी और ओमेगा में लाती है मैं नीचे, टोटल मैथमेटिक्स आती है। मैं तुम्हें जस्ट अभी बताया था टी की वैल्यू, देख के जवाब दो, टी की वैल्यू ओमेगा थीटा अपॉन टाइम होता है, थीटा को 2 पाई लिख दिया, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, बातों को रट लो, गुदवा लो शरीर पे ऊपर, और नहीं जनरली ऐसे याद थोड़ी आएंगी, ऐसे अलग अलग फॉर्मूले छाप लो, पूरा अकल भी नहीं मानेगा, सब डेट हुए, मुझे पसंद नहीं पढ़ाई। तो टी की जगह पे क्या डाल देंगे 2 पाई बाई ओमेगा, और जैसे ही पुट करेंगे वैसे ही करके तुम्हें कुछ कुछ बातें दिखाई देंगी। सुनो इसे बैठा देता हूँ, आई एवरेज इज इक्वल टू में आई नॉट अपॉन में टी ओमेगा, ये वाला बन चुका है cos 0 माइनस के cos ओमेगा, और टी की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा। एक चीज कट रही है, अगर काटने वाले लोग काट दे तो ओमेगा से ओमेगा। हमारे पास अब जो बचा दैट इज आई एवरेज इज इक्वल टू में आई नॉट अपॉन में टी ओमेगा, ये वाला cos 0 माइनस के cos 2 पाई। ये बहुत बेहतरीन सवाल का जवाब, cos 0 का आंसर 1, cos 2 पाई का आंसर 1, 0 का 360 का सेम है, cos पाई का आंसर -1, 180 का आंसर -1 होता है। तो cos 0 बना 1, cos 2 पाई भी क्या बनेगा 1, और 1 - 1 0, और 0 का इंटू जब तुम इस पूरे खेल से करोगे तो आई एवरेज की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी
जीरो, यानी कि करंट का एवरेज फॉर फुल साइकिल, कुछ चलते फिरते पूछ बैठे जवाब देना, फुल साइकिल में करंट की वैल्यू जीरो होती है, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे से आ जाएगा, दैट इज नेट जीरो। टोटली इंटीग्रेशन है, मैंने को ज्यादा हाथ पांव नहीं फेंके हैं, पर मैं एक बार करके इसको सेट नहीं कर सकता, मुझे कम से कम एक आध दो बार और कर देना चाहिए। तो मैं तो बता दूं, मेरे दिमाग पे इसको करने में कोई लोड नहीं पड़ रहा है, मैं सोच नहीं रहा हूं कि अब ये होगा अब ये होगा, नहीं, मुझे पता है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, वैल्यू डालनी है, धुआंधार वैल्यू पुट हो रही है, मुझे कुछ झिझक नहीं है। तुम्हें झिझक है क्योंकि तुम पहली बार ये काम कर रही हो, जब बनती भी है इस चीज को लेकर, और ऊपर से थोड़ी इंटीग्रेशन कम याद है, और कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा करूंगा, लेकिन पहले मैं हाफ साइकिल पे जाऊंगा, उसके बाद लौटेंगे। कहां से लिख रहे हैं, इसी पे होंगे, पिंक येलो पे। मेरे डिक्शनरी में आज तक पर्पल जुड़ा नहीं है, पिंक वाली है। पहली बात याद हो जाए, एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल इज जीरो। निकालने के लिए वो एवरेज का फॉर्मूला आई डी टी अपॉन में डी टी, आई की जगह वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेट। मैं उसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ वैसे, शॉर्ट करा नहीं। ठीक है भाई, अगला डाल दें ध्यान से, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में बस एक सवाल का जवाब, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जीरो से टी लिया, हाफ साइकिल में कहां लेंगे, जीरो से टी बाई टू, सब कुछ सेम होगा, बस लिमिट एंड में पुट हो जाएगी अलग, टी बाई टू, आंसर अपने अलग हो जाएगा, सब कुछ सेम होगा, दैट इज टी बाई टू। अब एक बात को समझो कि मैं तुमसे बहुत बढ़िया वर्ड बोला, मेरे दिमाग पे इस करने में जोर नहीं पड़ रहा है, मुझे पता है इंटीग्रेशन कैसे होता है, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, बुद्धि बिल्कुल नहीं हटा रहा है इसमें, उससे तो बहुत ध्यान दें। जल्दी सबने लिख दिया, ये ध्यान से देखना, मैं इसको रिपीट क्यों नहीं करता हूँ, उसका रीजन सुनो, मैं स्टेप को दोबारा रिपीट करता हूँ, उसमें टॉपिक का नाम डालें, स्टेप फर्स्ट के वी में ही हम लोग, एवरेज एसी फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू क्या निकल के आती है, वो ध्यान से देखें। हाँ भाई, अब एक एक करके काम करें ध्यान से, शांति से, कि पहली बार में चीजें अजीब होती हैं, अब तुम थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो और से बताने में। पहली बात, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन में डी टी। अच्छा, हाफ साइकिल की बात है तो लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, जीरो से टी बाई टू, लिमिट पुट होगी जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू। अगली बात, आई एवरेज इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन, आई की जगह पे क्या डालेंगे, ये अल्टरनेटिंग करंट है तो आई की इक्वेशन क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तुम लोगों ने इसमें पुट किया आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट में डी टी, और अपोन में भी चल रहा है डी टी। मैं अब इसमें लिमिट जीरो से टी बाई टू नहीं लगा रहा हूं, तुम लगाते हो चलना, तुम्हारा पेन छोटा है ना, इस वजह से स्पेस की जरूरत हो जाती है। ठीक, जीरो से टी बाई टू, वापस जीरो से टी बाई टू। अगली चीज, आई एवरेज इज इक्वल टू में, इसमें क्या चीज बाहर आ जाएगी निकल के, आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। मैं दोबारा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोगों ने आई नॉट बाहर निकाला, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और नीचे वाले डी टी का इंटीग्रेशन टी। यहाँ पर लिमिट कहां से कहां, जीरो से टी बाई टू, और यहाँ पर लिमिट कहां से कहां, जीरो से टी बाई टू। दोबारा एक सवाल का जवाब, मुझे माइनस खत्म करना है तो क्या करूंगा मैं लिमिट को पलट दूंगा, उससे माइनस से तो कम से कम छुटकारा मिलेगा एटलीस्ट। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे ऐसे करके, आई एवरेज इज इक्वल टू में आई नॉट, ये वाला बन जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, लिमिट चली जाएगी टी बाई टू से जीरो, और वापस भी नीचे आ जाएगा टी,
लिमिट चली जाएगी t/2 से 0, एक सेकंड, 0 से t/2, ठीक है भाई, ठीक है। अगला काम क्या करना है, लिमिट्स को पुट करना है। उससे पहले एक छोटा सा खेल और देख ले, कि ओमेगा है कि बाहर निकाल लो। कब तक डरोगे इन चीजों से? ओमेगा बाहर निकालते हैं और इसमें लिमिट पुट कर दे। तुम सबको पता है इसमें 0 पुट करने का कोई बेनिफिट देंगे तो सीधे सीधे t/2 आएगा। तो मैंने ऊपर देखा तो आई एवरेज इक्वल टू में आ जाएगा आई नॉट अपॉन में नीचे खींचा गया ओमेगा, और उसके बाद में कॉस ओमेगा टी की वैल्यू t/2 से लेके 0 जा रही है, और जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा t/2 नीचे वाले में। ऊपर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, घटाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। देख लेता हूं, अगर मैंने वैल्यूज को पुट करा तो आई एवरेज इज इक्वल टू में आई नॉट अपॉन में ओमेगा कॉस ओमेगा इनटू में टी की जगह पे 0 माइनस वापस से कॉस ओमेगा टी की जगह पे t/2 और नीचे t/2 चल ही रहा है। सभी लोग इस अच्छे सवाल का जवाब दें। टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है? ऊपर अपॉन ओमेगा, ओमेगा इनटू 0, 0। अगर तुम हैंग हो जाते बीच में, आई एवरेज मतलब सही बात है, प्रोसेसर पे उतना ही लोड देना चाहिए तब वो चल सके। हाँ, तो नोकिया में पबजी चलाओगे तो चलेगा थोड़ी। कॉस 0 माइनस के कॉस ओमेगा टी की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा। साहब इस दो का मैं क्या करूं, ऐसे ही रख दूं अपॉन में वापस से टी की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा, ये वाला तो वही रखा देंगे क्या? हाँ भाई, कुछ चीजें कट रही हो तो काट दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। 2 से 2 काटा, ओमेगा से ओमेगा काटा, 2 से 2 काटा, यहाँ कुछ कुछ कटना। तो तुम्हारे पास में फिलहाल जो लोग सामने रखे दैट इज आई एवरेज इक्वल टू में, यहाँ पे रखा आई नॉट अपॉन में ओमेगा, आई नॉट अपॉन में ओमेगा, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट भी लगा दिया, cos 0 की वैल्यू 1, फिर माइनस माइनस लगा दिया, cos पाई cos 180 हो गया, cos 180 की वैल्यू -1, उसके नीचे 2 से 2 तो कट ही गया, क्या बचा रह गया? पाई अपॉन में ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो सभी लोग ध्यान से इस चीज को देखना, एक और एक 2 का इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2 आई नॉट अपॉन में ओमेगा और अपॉन में पाई अपॉन में ओमेगा। अगर तुमने तब से लेके यहाँ तक कुछ नहीं बोला है तो तुम्हें एक और एक 2 भी नहीं बोलना है ना। अपना गमलपना साबित मत करो, एक और एक 2 चिल्ला दिए सबने, बाकी तो सब कुछ कहीं कंफर्टेबल मतलब थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में एक चीज घट रही है, ओमेगा से ओमेगा घटा, आई एवरेज की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 2 आई नॉट अपॉन में पाई। ये हाफ साइकिल के लिए करंट हो गया जिसकी वैल्यू 0 तो नहीं है, जबकि फुल साइकिल में करंट की वैल्यू 0 आती है निकल के। ठीक है, मैं तुमसे तिवारा एक बात कह रहा हूँ, मुझे इन सवालों करने में कोई लोड नहीं पड़ रहा है, मैं तो मतलब आधी जगी अवस्था हो ना तब भी कर दूं, उल्टे हाथ से लिख दूं, मैंने कुछ नहीं है। टोटल इंटीग्रेशन है, वैल्यूज पुट है 0 से t 0 से t/2, सादा सादा सेम है। और तुम्हें लगता है कि अगर इंटीग्रेशन कठिन है तो भी तुम रुक जाओ। ऐसे चैप्टरों कराते वक्त मुझे हर बार ऐसा लगता है कि बायो वाले बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाई गई। मैं चारों के पास रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता, हालांकि रखते तो वो भी उन्होंने पढ़ रखा है, तो फिर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ठीक हो जाती है, वो थोड़ी बहुत बातें तुक्का मार लेते हैं। सब साइन का कॉस ही तो मुझे आता है, ये लिमिट तो मैं भी पुट नहीं कर सकता, पर कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस का गेम है, काफी ठीक ठाक खेल है, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए और तुमसे लगातार गोला पकाना रिवाइज करो। वापस कहा जा रहा है, इसे भी रिवाइज करें, ये दोबारा काम में रिपीट होगा, वापस इस्तेमाल होगा। ठीक है, ध्यान से देखें। मैं तो ताजा रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ा तुक्के करूंगा, अभी तो नहीं। मैं तो तब तक छोटा सा बेसिक सिखा देता हूँ। सभी लोग मुझे हैशटैग 2 बता दें क्या लिखा है।
चैप्टर नेट का दूसरा हिस्सा बताओ क्या लिखा है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्ट। तो पहले तो मैंने तुम्हें बस ये बात समझानी है कि आरएमएस होता क्या है, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, निकालते कैसे हैं। इसमें आर माने होता है रूट, एम माने होता है मीन, और एस माने होता है स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू। और इसको सभी लोग उल्टा पढ़ेंगे, सॉल्व करना सीखे पहले, कल करंट अरेंट की बातें बाद में। पहले बहुत सिंपल सवाल देख लें। मेरे सामने जैसे कि मैं तुमसे कहता हूं भाई ये नंबर है 3 5 7 4 1 होता है, इनका एवरेज बताना, का एवरेज निकाल के बताओ। चलो अच्छा 9 1 10 20 5 से, हाँ 4 आ गया, सही है। इसी में सवाल आता है कि इनका आरएमएस एवरेज बताओ, आरएमएस वैल्यू बताओ। वो भी एक टाइप का एवरेज ही है। एवरेज निकालने का तुम लोगों ने अभी तक एक तरीका पढ़ा है, दैट इज टोटल सम अपॉन में टोटल टाइम, जो तुम लोगों ने जस्ट अभी इस्तेमाल किया। तो आरएमएस एवरेज कैसे निकलता है वो सुने। एक टाइप का एवरेज ही है। निकालने का तरीका, सबसे पहले सभी लोग इन नंबरों का उल्टा उल्टा काम करें, स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इससे थोड़ा सा बड़ा आंसर मिलता है, अच्छा आंसर, मैक्सिमम आंसर मिलेगा, मैक्सिमम। अब सभी लोग इसका मीन निकालो, प्लस 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 अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 25 और 1 26 और 9 35, 35 और 16 51, 51 और 49 100, 100 अपॉन में आ जाएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे क्या निकल के आ गया 20, मतलब स्क्वायर हो गया, एवरेज आ गया। अब इसका रूट कर लो, 20 का रूट कितना होता है अप्रोक्स, जैसे कि 16 का रूट 4 है और 25 का रूट 5 है, ये तो बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, यानी कुछ 4.4 के आसपास होगा। उन लोगों ने इससे पहले जो एवरेज निकाला वो क्या निकल के आया था 4। लेकिन आरएमएस से एवरेज निकालने में तुम्हें आंसर कैसा मिलता है, मैक्सिमम। आरएमएस से जब एवरेज निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा कि दो सभी नंबर मैक्सिमम 4.4 तक का आंसर दे सकते हैं। और कोई भी फैक्ट्री कंपनी कुछ भी जब बनाती है बेचती है तो उसकी मैक्सिमम पावर के बारे में बताती है। जैसे कि सर बाइक हमारी 50 किलोमीटर का एवरेज देती है, 50 का एवरेज, 50 कभी नहीं देती हो, 42 40 45 इतना ही देती है। वो जो 50 बताती है वो एवरेज मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कुछ आइडियल कंडीशंस में होती है, इतना तापमान, इतनी स्पीड, चढ़ाई कम हो, कांस्टेंट चले, इस गियर में चले, ऐसे टायर हो, बॉल में बेयरिंग ऐसी हो, तेल इंजन में नया वाला हो, तब 50 का एवरेज दे पाएगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, 50 का नहीं देती है। तो वैसे करके बात समझो कि एवरेज निकालने का एक सिस्टम तुम्हें पता है कि जोड़ेंगे डिवाइड लगा देंगे। एक तुमने अब सुना स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, मीन और फिर क्या करना है उसका रूट, उससे तुम्हें मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो बस एक काम करें, सवाल मिलता है तुम्हें, उसकी आरएमएस वैल्यू बताओ। x1 की वैल्यू है 2, मतलब आइटम्स दिए जा रहे हैं। दूसरा आइटम दिया जा रहा है तुम्हें 5, तीसरा आइटम तुम्हारे लिए 6, चौथा आइटम है 4, पांचवा आइटम 1 और छठवां आइटम है 8। सभी लोग इसका x आरएमएस निकालो, मतलब इसका एवरेज निकालना। आरएमएस भी एक टाइप का एवरेज ही है। निकालने का तरीका टोटल सम अपॉन में टाइम नहीं है, बस नंबर नहीं है, स्क्वायर मीन और फिर रूट। उल्टा करना है ना, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। आरएमएस लिखा हुआ है वो, सर इसको ऐसे मान लिख देते,
आरएमएस के जल्दी बोलता है इसलिए। आंसर बताएगा कोई मुझे कुछ? कर लो पहले, कर लो, जोड़ घटा कर लो। आंसर बताएगा 4.9 24 आ रहा है क्या आंसर? देखना, पहली बात तुम लोग क्या कहोगे, इनका स्क्वायर फिर करेंगे मीन फिर करेंगे रूट। मैं उसी बात को बिना करे लिख रहा हूँ, तुम्हारा पकड़ का तो बहुत बढ़िया। पहले x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, फिर x3 का स्क्वायर, फिर x4 का स्क्वायर, फिर x5 का स्क्वायर, फिर x6 का स्क्वायर। उनको जोड़ देंगे, किससे डिवाइड देंगे फिर? 6 से। तो मैं नीचे लिख दिया किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे 10 का टोटल हो, फिर क्या करेंगे इसका रूट। याद है इसका फॉर्मूला है, डिजिट्स के स्क्वायर का सम स्क्वायर किया, फिर n का डिवाइड यानी मीन निकाला, फिर क्या किया उसके ऊपर रूट लगा दिया। इसी बात को वापस से ट्राई कर लेते हैं आरएमएस करने के लिए। सीधी सीधी बात है कि 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में n और यानी कि 6 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट। अगर हम लोग ध्यान से सॉल्व करें तो आरएमएस की निकल के आ जाएगी 25 और 36 61 61 और ये 20 81 82 और 64 कितना 146 अपॉन में 6 से डिवाइड करेंगे 140 को तो कितना आ जाएगा 224.3। तो 24 का रूट 4.8 समथिंग, जैसे कि 90 मोमेंट बढ़ाता अंडर रूट n into n plus 2, तो थोड़ा बढ़ा ही देते हैं, आंसर आ जाएगा 4.9 मान लिया मैंने, तो कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा इसका नॉर्मल एवरेज निकाल के देखना, 5 और 2 7 और 6 13 और 4 17 और 1 18 और 8 26 को 6 से डिवाइड करें, 6 चौक 24, 26 को डिवाइड करो 6 से, 6 चौक 24 आ जाएगा 2.0 और 6 दिया 18। तो आंसर तो 4.3 इसका वैसे निकल जाएगा नॉर्मल से, लेकिन हमें आरएमएस चाहिए, थोड़ी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका, पहले क्या करना है स्क्वायर, फिर क्या करना है उसका मीन और फिर क्या लगाना है उसके ऊपर रूट। अब तुम्हें करंट में भी ऐसे करना है, तुम्हें करंट का स्क्वायर करना है, उसका मीन निकालना है, उसके बाद रूट लगाना है, और तब जाके तुम थोड़े से इस खेल में खिलाड़ी बन पाओगे। ठीक है, इस खेल को हम कल ही खेलेंगे, लेकिन तुम लोग एक बार रिवाइज करके देखना ना, हाफ साइकिल फुल साइकिल दोनों सेम चीज है इस वजह से।